देखिए 13D का क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक शंकु बना लेंगे। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक शंकु बना लेंगे। इस तरीके से हमने एक शंकु बना लिया और एक शंकु है APC। सबसे पहले हमने एक शंकु बना लिया और इसका शीर्ष कोण 60 अंश है। ये जो पूरा शीर्ष कोण है वो कितना है, 60 अंश है। इसका मतलब अर्ध शीर्ष कोण जो होगा वो 30 अंश हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, कई बार बच्चे सोच लेते हैं कि अर्ध शीर्ष कोण दिया है ना, इस क्वेश्चन में शीर्ष कोण दिया है कितना, 60 अंश। तो अब 60 डिग्री का अगर हम आधा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 30 अंश। ठीक है, अर्ध शीर्ष कोण 30 अंश है। आगे बढ़ते हैं, और इसकी हाइट कितनी दी थी, 20 सेंटीमीटर। इस शंकु की जो ऊंचाई है वो दी हुई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की जो ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर है और ये कहा गया कि शीर्ष कोण जो है वो 60 अंश है, तो आधा हो जाएगा 30 अंश। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने कहा शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है। इस शंकु को काट दिया गया है, और जब भी हम शंकु को काटेंगे तो शंकु छिन्नक बनेगा। और काटा कहाँ से गया है, बिल्कुल बीच से आधा आधा किया गया है। तो हाइट अगर 20 है तो जब अगर आप इसे आधा आधा करोगे तो 10-10 हो जाएगा। तो यहाँ से एक तल से हमने इस शंकु को काट दिया तो ऊपर एक शंकु ही बनेगा, लेकिन जो नीचे जो शेप बनती है इसको हम बोलते हैं शंकु छिन्नक बोलते हैं। और चूंकि इन्होंने कहा आधा आधा काटा गया है तो 20 का आधा हो जाएगा 10, 10 ऊपर हो जाएगा और 10 ही नीचे हो जाएगा। सेंटीमीटर में ही है ये, समझ में आई बात इतनी। फिर से सुन लीजिए, समतल के आधार के समांतर एक समतल द्वारा इस शंकु को काटा गया है, बीच से काटा गया है। बीच से काटने का मतलब कि ये 20 है तो आधा आधा हो जाएगा 10 और 10। आगे बढ़ते हैं, यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। अच्छा, इसको काट दिया, अब एक शंकु छिन्नक जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया, शंकु छिन्नक। इस शंकु छिन्नक को व्यास 1/16 हम लिख लेते हैं यहाँ पर, व्यास कितना, 1/16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। इस शंकु छिन्नक को इस व्यास वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। तो आगे इन्होंने कहा इस तार की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो किसको तार के रूप में बदल दिया गया, पहले ध्यान से क्वेश्चन समझ लीजिए। इस शंकु छिन्नक को तार के रूप में बदल दिया गया, तो पहले तो छिन्नक का आयतन हम निकाल लेंगे। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, छिन्नक का आयतन निकालेंगे। और छिन्नक को तार के रूप में बदला गया है, इसका मतलब ये लाइन होगी इसमें मुख्य कि छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन। जब भी किसी एक शेप को किसी दूसरी शेप में बदला जाता है तो उन दोनों के आयतन आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो हम कह सकते हैं कि छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन। अच्छा जी, ये बात फिर से एक बार सुन लीजिए, ये कैसे हुई, क्योंकि इन्होंने कहा इस छिन्नक को, इसको काट दिया गया, जो छिन्नक मिला इस छिन्नक को तार के रूप में बदला गया। तो जब छिन्नक को ही तार के रूप में बदला गया तो जो छिन्नक का आयतन होगा वही तार का आयतन होगा। करना क्या होगा, हम छिन्नक का आयतन निकाल लें, तार का आयतन निकाल लें, दोनों को क्या कर दें, बराबर। छिन्नक के आयतन के लिए अपने पास फार्मूला होता है, लेकिन उसमें 1/3 पाई हमें R1 R2 की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाने से पहले हम ये सोचें कि शंकु छिन्नक की त्रिज्याएं तो हमको पता ही नहीं है। पहले तो हम शंकु छिन्नक की त्रिज्याएं निकालें, उसके लिए एंगल दिया हुआ है तो टेंशन की बात नहीं है, एंगल की सहायता से त्रिज्याएं निकल आएंगी। और हाइट शंकु छिन्नक की 20 नहीं है, ध्यान रखना। शंकु छिन्नक की ऊंचाई कितनी है, 10, तो इससे इसका आयतन निकल आएगा। जो तार होता है वो बेलन होता है। इसको अगर इस छिन्नक को एक तार के रूप में बदला गया तो जो वायर होता है, तार होता है, अगर ध्यान से देखोगे तो वो एक बेलन के रूप में होता है। तो बेलन का आयतन मतलब तार का आयतन πr²h। इसका टेंशन नहीं है क्योंकि व्यास दिया है तार का, तो त्रिज्या भी हम निकाल ही लेंगे। और हाइट, बेलन की हाइट मतलब वही तार की लंबाई। बेलन की हाइट मतलब जैसे तार जितना लंबा होगा वही उस तार की क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो चलिए पहले तो हम रेडियस फाइंड करते हैं। त्रिभुज ले लेंगे, इसका नाम रख लें PQ, इसे R लिख लें, इसे M लिख लें।
त्रिभुज ए आर क्यू ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ए आर क्यू, इन ट्रायंगल ए आर क्यू, इसमें हम tan 30 लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इतनी सबको आती है कि tan 30 आप ले पाओ। tan 30 होता है लंब बटे आधार, tan 30 इज लंब बटे आधार। 30 के सामने लंब होता है, लंब हो गया R1, लंब हो गया R1, लंब बटे आधार, और आधार हो गया 10, आधार हो गया 10। सब लोग ध्यान दो, tan 30 होता है लंब बटे आधार, 30 के सामने लंब, लंब हो गया R1 और आधार हो गया 10। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू R1/10। तो R1 की वैल्यू क्या होगी, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, 10 एक कम 10, 10/√3, और मात्रक लिखेंगे सेंटीमीटर। ठीक है, अब R1 तो आ गई, अभी प्रॉब्लम R2 का आ रहा है। त्रिभुज AMC, पूरा ट्रायंगल लेंगे AMC, लिखेंगे इन ट्रायंगल AMC, इसमें हम tan 60 ले लेंगे, सॉरी tan 30 ही लेंगे। tan 30 होता है लंब बटे आधार, तो आपको पता है 30 के सामने लंब होता है, 30 के सामने लंब, लंब कितना हो गया R2, 30 के सामने लंब, लंब हो गया R2, लेकिन आधार इसमें 10 नहीं होगा, आधार इसमें 20 होगा। देखो tan 30 लंब बटे आधार, यहाँ R1/10 था, यहाँ अगर पूरे ट्रायंगल में हम देखेंगे तो 30 के सामने लंब, लंब हो गया R2 और आधार हो गया 10 और 10 20। आगे बढ़ते हैं, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू R2/20, R2 बराबर 20 एक कम 20, इधर गुणा होगी तो 20/√3 सेंटीमीटर। नाउ अब हम यहाँ पे छिन्नक का आयतन निकालेंगे, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू हाइट। अच्छा जी, पाई का मान मत रखना, क्योंकि जब बेलन के आयतन के बराबर करोगे, तार के आयतन के बराबर, तो पाई पाई कैंसिल हो ही जाएगा। R1 की वैल्यू स्क्वायर करके डायरेक्ट हम लोग रख रहे हैं, 10 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 100, √3 का वर्ग करेंगे तो 3, R2 स्क्वायर करो 20 का वर्ग हो जाएगा 400, 20 का वर्ग 400, √3 का वर्ग 3। अच्छा, अब इन दोनों की गुणा कर दो, R1 इंटू R2, तो 20 गुणे 10 होता है 200, 20 दशावन 200, और √3 की गुणा हो गई 3 इंटू हाइट। छिन्नक की हाइट रखना, ये ध्यान रखना, टोटल हाइट 20 है, लेकिन छिन्नक की जो हाइट है वो कितनी है 10 है, यहाँ पे 10 पुट करेंगे। अच्छा जी, 1/3 पाई, इसे अगर हम जोड़ लें, 400 200 600 और एक 700, 700/3 और मल्टीप्लाई बाई 10, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। चलिए इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, हम सोच रहे हैं 7000 हो जाएगा ना, 3 0 7 1 7 1 2 3 7000, 7000 और पाई आ जाएगा ऊपर, नीचे 3 3 9, 7000 पाई बटे 9 और मात्रक लिख देंगे यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया छिन्नक का आयतन। अब यहां लिखेंगे जिस तार में देखो बदला जाता है उस तार का व्यास दिया गया है, तार का व्यास दिया है 1/16 सेंटीमीटर, तो हमें तार की त्रिज्या जरूरत पड़ेगी बेटा, व्यास थोड़ी जरूरत पड़ेगा। और आपको पता होगा कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, तो इसे 2 से भाग कर दें तो 16 दूनी 32, 1/32 सेंटीमीटर। बोलो आ रहा है, तार का व्यास 1/16, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, इसे 2 से भाग करेंगे तो 16 दूनी 32, 1/32 सेंटीमीटर, इसको R लिख दो। ओके, अब यहां लिखेंगे चूंकि छिन्नक को तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है, चूंकि छिन्नक को ही तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है, इसलिए छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन। ठीक है, और तार की ऊंचाई आप h मान लेना, ऊपर ही लिख लेना, माना तार की ऊंचाई h है, यहां लिख लेंगे माना तार की लंबाई मान लो, माना तार की लंबाई स्मॉल h है, या स्मॉल h से वो लिख दिया तो कैपिटल H लिख लो, माना तार की लंबाई कैपिटल H है। और आपको बताएं जिस तार के रूप में इसे बदला गया है
उसकी लंबाई और ऊंचाई बात एक ही होगी, चाहे लंबाई कह लो चाहे ऊंचाई कह लो। जो तार की लंबाई होगी, जैसे हम कहें कि तार इतना लंबा है, तार जितना लंबा होगा उतना ही तो उसकी ऊंचाई होगी, एक ही बात है वो। अच्छा जी, तो छिन्नक का आयतन हम लोग निकाल चुके हैं। छिन्नक का आयतन कितना आया था? 7000 पाई, 7000 पाई बटे 9। अच्छा, तार क्या है? तार एक बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 7000 बटे 9 बराबर आर स्क्वायर। अच्छा जी, आर कितना है? 1/32। 1/32 का वर्ग करो, यानी 2 बार लिखो, 1/32 गुणे 1/32 मल्टीप्लाई बाई एच। एच बराबर कितना? इधर मल्टीप्लाई कर दो, 7000 गुणे 32 गुणे 32, इधर 32 मल्टीप्लाई में इधर भी 32 और अपॉन में 9 आएगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो तार की लंबाई कह लो या तार की ऊंचाई कह लो, वो आ जाएगी। इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी आपको सेंटीमीटर में। इसके ऊपर मल्टीप्लाई कराना, 9 से डिवाइड करना, ये मिलेगा। लेकिन आंसर इसका मीटर में आ रहा है। मीटर में आने का मतलब आप इसे 100 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 100 से। 100 से भाग करने का मतलब ये होता है कि 0.2 अंक इधर आ जाएगा, और तो ये हो जाएगा 7964, 0.2 अंक इधर बढ़ेगा, 7964.44। फिर बहुत ज़्यादा लिखने का मतलब नहीं है, 0.44444 तो आएगा बहुत बार। आप इसे लिखेंगे दशमलव केवल 2 अंक इधर बढ़ा देंगे तो ये सेंटीमीटर से बदल जाएगा मीटर में, और यही आपका आंसर। देखिए 5वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी, कुप्पी जानते होंगे, जनरेटर वगैरह में आपको तेल डालना होता है तो उसमें एक कुप्पी रहती है जिससे आप लगा देते हैं, और कुप्पी इस तरीके की होती, बना देते हैं, बुक में बनी भी है। जब देखेंगे तो अगर नहीं भी नाम जानते होंगे तो आएगा समझ में। कीप कहते हैं। ये इस तरीके से कुप्पी रहती है। मतलब किसी में अगर आपको कुछ जनरेटर में या किसी चीज़ में आपको तेल डालना है तो आपने कीप लगा दिया, ऊपर से डाला, आसानी से उसमें जाता है। फ़ायदा ये है कि फैलता नहीं है। अब है क्या? टीन की बनी तेल की कुप्पी है, 10 सेंटीमीटर लंबी एक बेलन में एक शंकु छिन्नक को जोड़ने से बनी है। पहले समझ लो, ये जो कुप्पी होती है या जो कीप होती है, ये बनती कैसे है? एक इसमें बेलन लगा होता है, दूसरा इसमें शंकु छिन्नक लगा होता है। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं शेप, इसको बोलते हैं शंकु छिन्नक। ये शंकु नहीं है, ये शंकु छिन्नक है, क्योंकि शंकु तब होता है जब ये पूरा हो जाता है। आप देखो शंकु हम इधर बना के दिखा रहे हैं, भाई शंकु तो पूरा होता है ना इस तरीके से, लेकिन अगर वो इतना ही रह गया तो ये क्या है? तो इतना काट दिया गया, ये शंकु छिन्नक हो गया। तो ये बात है, समझिए। इन्होंने कहा टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी है जो 10 सेंटीमीटर लंबी एक बेलन में एक शंकु छिन्नक को जोड़ने से बनी है। बेलन की हाइट इन्होंने दे रखी है, 10 सेंटीमीटर लंबा बेलन है, 10 सेंटीमीटर लंबा, सब लोग ध्यान दें, 10 सेंटीमीटर लंबा एक बेलन है। इस बेलन में 10 सेंटीमीटर लंबी बेलन में एक शंकु छिन्नक को जोड़ने से बनी है। 2 मिनट जरा इसे स्टॉप करो, फिर हम बताएं। देखो, टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी है, 10 सेंटीमीटर लंबी बेलन में एक शंकु छिन्नक के जोड़ने से बनी है। तो बेलन है, उसके ऊपर शंकु छिन्नक रखा हुआ है। इसकी कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है। टोटल जो हाइट है वो 22 सेंटीमीटर है। इससे शंकु छिन्नक की ऊंचाई आप निकाल पाओगे। कुल ऊंचाई जो है वो 22 सेंटीमीटर है। बेलनाकार भाग का व्यास 8 है। बेलनाकार भाग ये है, इसका जो व्यास है वो 8 है। अच्छा, व्यास 8 है, इसका सीधा मतलब हो गया त्रिज्या 4 हो गई। त्रिज्या कितनी हो गई? 4। भाई 8 का आधा आप करेंगे तो कितना होगा? त्रिज्या व्यास की आधी होती, तो 8 का आधा 4 4। अब बेलनाकार व्यास का जो बेलनाकार भाग का जो व्यास था वो 8 है, इससे त्रिज्या 4 4 हो गई। एक फायदा और हुआ, शंकु छिन्नक की एक
एक साइड की त्रिज्या हमें पता चल गई, दूसरे साइड के भी नहीं पता है, लेकिन ऊपर दिया है। आगे पढ़िए। कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास 18 सेंटीमीटर है। कुप्पी का जो ऊपरी सिरा, इसका व्यास जो है वो 18 सेंटीमीटर है। 18 का मतलब हो गया, 18 का आधा कर दो तो ये 9 हो जाएगा। ये भी 9 है और ये भी 9, 9 9 18। ठीक है, एक तरफ भी दिखा दें तब भी ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं इसको बनाने में लगी टीन की चादर का क्षेत्रफल। इसमें लगने वाली टीन की चादर का क्षेत्रफल, मतलब ये हुआ कि शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। चादर निकालनी है, आयतन नहीं निकालना इसका। और ना ये किसी तरफ से बंद होती, ये भी समझ लेना। नहीं पता चला नीचे वाली चादर भी नीचे से बंद कर देंगे तो फिर जाएगा कैसे। अगर कुप्पी आपने या कीप देखी हो तो ये नीचे से भी खुली होती है और ऊपर से भी खुली होती है। तो इस कीप का क्षेत्रफल, कीप में लगी टीन की चादर का क्षेत्रफल मतलब शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ हम जानते हैं 2 पाई आर एच, अपने पास रेडियस भी है, हाइट भी है, नो प्रॉब्लम। शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ होता है पाई ब्रैकेट में R1 + R2 × L। एक प्रॉब्लम आ गई, हमें इसकी तिरछी ऊंचाई की जरूरत पड़ने वाली है और ये निकालना हमने सिखाया था। एक फार्मूला भी आपको दिया था कल, चाहे तो आप उस फार्मूले से लगा सकते हैं या दूसरा भी तरीका है। ध्यान से देखना बेटा, ये 4 है तो इसके सामने ये भी कितनी होगी, 4। इसमें कोई डाउट नहीं है। जब यहां से ये लाइन सीधे परपेंडिकुलर ले गए तो ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगी। अब ये 9 है, ये 4 है तो ये कितनी होगी, 5। अच्छा जी, ये ऊपर वाली डिस्टेंस देखना पड़ेगी। टोटल दूरी कितनी है, 22, ये 10 है। तो 22 में से 10 घटाओ तो कितनी हो गई, 22 में से 10 घटाएंगे तो 12। चाहे इसे 12 दिखाओ चाहे इसे दिखाओ, एक ही बात है। अब तिरछी ऊंचाई हमने मान ली L है, तो L बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर, उसमें अगर हम पाइथागोरस लगा लें इस त्रिभुज में, कर्ण बराबर √ लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। इसका मतलब हुआ 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। तो 12 का वर्ग हो जाएगा 144 और 5 का वर्ग 25। 144 25 169 का वर्गमूल हो गया 13। L बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे जो भी पूछा जा रहा है उसे लिख लीजिए। क्या लिखा है, लिखा है टीन की चादर का क्षेत्रफल, टीन की चादर का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु छिन्नक का, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ। अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच और शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई ब्रैकेट में R1 + R2 × L। अच्छा जी, 2 पाई R, रेडियस हमें देखना पड़ेगी, बेलन की रेडियस है 4 और हाइट कितना है, हाइट है 10। अलग अलग भी निकाल के बाद में जोड़ सकते थे। पाई R1 + R2 × L। तो इसकी रेडियस कितनी है जरा समझिएगा। इसकी शंकु छिन्नक की एक रेडियस 4 है और दूसरी रेडियस 9 है, × L। L माने तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई कितनी है, 13। अच्छा जी, तो 10 चक्कू 40, 40 दूना 80 पाई, 10 चक्कू 40 दूना 80 पाई और 9 4 13 और 13 × 13 169। 9 4 13, 13 × 13 169 पाई। इसे ऐड कर दीजिए तो 0 और 9 9 और 8 6 14 के 4, 8 6 14 के 4 हासिल 1 1 1 2, 249 पाई। मात्रक हो जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू देखना होगी कि इन्होंने 3.14 तो नहीं दी है, सवाल में नहीं दी है, तो हम लोग यहाँ पर 22/7 रख लेंगे। 249 × 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बुक से मैच करेगा। इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, फिर इसे सही बटे में कन्वर्ट कर लें तब भी सही है, दशमलव में कर दें तब भी ठीक है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। देखो बहुत ध्यान से अगला क्वेश्चन समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। एक खोखले शंकु को आधार के समांतर किसी समतल द्वारा काटा जाता है। खोखला शंकु एक बना लेते हैं। एक खोखला शंकु हमने बना लिया, कह दिया तो समझ जाओ खोखला है।
आपको तो सब एक ही जैसा दिखेगा यहाँ। तो एक खोखला शंकु है, मान लिया ये खोखला शंकु है और कोई विकल्प भी नहीं आपके पास। एक खोखले शंकु को आधार के समांतर किसी समतल द्वारा काटा जाता है और ऊपर के सिरों को हटा दिया जाता है। देखो, आधार के समांतर किसी समतल से काट दिया, ये जो जिस समतल से काटा वो किसके समांतर है? आधार के समांतर। इस समतल से काट दिया और ऊपर के सिरे को हटा दिया। ध्यान से समझना, ऊपर के सिरे को क्या कर दिया? हटा दिया। बहुत ध्यान समझना। एक शंकु को आधार के समांतर किसी समतल से काटा जाता है और ऊपर के सिरे को हटा दिया जाए। टॉप हटा के फेंक दिया, बचा क्या? शंकु छिन्नक। फेंकना नहीं, लगा रहने देना, जरूरत पड़ेगी भी। आगे क्या कह रहे हैं? शेष भाग का वक्र पृष्ठ संपूर्ण शंकु के वक्र पृष्ठ के तल का 8/9 भाग है। तो लेकिन शेष भाग, ये बताओ, जो शेष भाग है इसको हम क्या कहते हैं? शंकु छिन्नक। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ बराबर संपूर्ण शंकु के वक्र पृष्ठ का कौन सा भाग है? 8/9 भाग है। एक बार फिर समझिए, आपने क्या किया? एक शंकु था, ऊपर से इसे काट के निकाल दिया। ये कह रहे हैं जो शेष भाग का वक्र पृष्ठ है, जो शेष भाग है उसका नाम क्या है? शेष भाग जो होता है उसका नाम होता है शंकु छिन्नक। तो शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ, शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ पूरे शंकु के वक्र पृष्ठ का 8/9 भाग है। ऐसा क्वेश्चन में दिया है। आगे क्या पूछ रहे हैं? शंकु का उन्नतांश, उन्नतांश मतलब यहाँ पे एल्टीट्यूड है, ये शीर्ष लंब का है, इसे कायदन शीर्ष लंब बोलना चाहिए या अक्ष बोलना चाहिए। शंकु का उन्नतांश किसी समतल के द्वारा बांटने पर रेखाखंड का अनुपात निकालो। हमें इसका अनुपात निकालना है, ये अनुपात ये। तो कैसे हम इसमें लगाएंगे? तो यहां पर एक तरीके से दो शंकु भी हैं, आप अगर ध्यान से देखोगे तो दो शंकु हैं। पहले तो शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ हम आपसे पूछेंगे, क्या होता है? पाई r1 + r2 इंटू एल। यही फार्मूला आपने पढ़ा था, पाई r1 + r2 इंटू एल। ठीक है। और संपूर्ण शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई RL। लेकिन यहां इस चीज का ध्यान रखना होगा, इस चीज का ध्यान रखना होगा, इसकी रेडियस आप कैपिटल R मान लो और पाई RL पूरी आप जो तिर्यक ऊंचाई है वो कैपिटल L मान लो। ठीक है, तभी तो आप कह पाएंगे पाई RL। लेकिन इसमें एक बात और चेंज हो जाएगी, इसमें एक बात और चेंज हो जाएगी, इसे आप स्मॉल r मान लो। तो यहां पर भी अभी हम चेंज कर लेंगे और पूरी हाइट हम स्मॉल r कैपिटल L, इसे हम स्मॉल l मान लें। इसे क्या मान लें? स्मॉल l। और इसे हम मान लें स्मॉल h। और पूरी हमने क्या मान ली? कैपिटल H। यहाँ दो काम ही कर डाले, सब कुछ कैपिटल H और स्मॉल h में कर लिया। अभी यहाँ भी ठीक कर लेंगे, फार्मूले ठीक है, मानने के हिसाब से वैल्यू रख लेंगे। तो यहाँ लिखोगे कैसे, जरा समझ लो। लिखोगे कैसे, हिंट दे दे रहे हैं, इस सवाल को लगा आप अपने आप ले सकते हो। सबसे पहले आप लिखोगे कि माना काटे गए शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई स्मॉल h और तिर्यक ऊंचाई l है। फिर सुन लो क्या आप मानोगे। माना काटे गए शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई स्मॉल h और तिर्यक ऊंचाई l है। माना संपूर्ण शंकु या बड़े शंकु की ऊंचाई कैपिटल H, त्रिज्या कैपिटल R और तिर्यक ऊंचाई कैपिटल L है। मतलब बड़े शंकु में सब कुछ बड़ा बड़ा मान लिया, उससे याद भी रहेगा कि कैपिटल L, कैपिटल R और कैपिटल H क्या है? बड़े शंकु के लिए है। स्मॉल r, स्मॉल h और स्मॉल l क्या है? छोटे शंकु के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। क्यों ठीक? फार्मूला तो ठीक लिखा था, लेकिन अब हमने जो माना है उस हिसाब से लिखेंगे। शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या होता है? फार्मूला हम नीचे लिख लें जिससे तुम्हें याद रहे, पाई r1 + r2 इंटू एल। यही तो फार्मूला होता है। इसमें रेडियस आपको लिखनी पड़ेगी शंकु छिन्नक की। शंकु छिन्नक की दो रेडियस है, एक स्मॉल r, एक कैपिटल R। देखो यहाँ पे r1 r2 नहीं, यहाँ पे क्या माना है? स्मॉल r और क्या? कैपिटल R। बोलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। L बताओ, L जानते हो क्या होगी? L शंकु छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, ये चाहिए। शंकु छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई ये वाली, क्योंकि इसके फार्मूले में शंकु छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई ही तो रखोगे। तो शंकु छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई ना ही कैपिटल L है ना ही स्मॉल l है। तो ये दूरी कैसे निकलेगी?
कैपिटल एल में स्मॉल एल को घटा करके, कैपिटल एल में क्या घटा दें, स्मॉल एल। तो शंकु छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई हो गई कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। एक बार फिर ये बात समझा दें, फॉर्मूला होता है पाई r1 प्लस r2 इंटू एल। पाई r1 r2 यानी दो रेडियस की होती हैं, शंकु छिन्नक की दो रेडियस होती है, एक स्मॉल आर हो गई, एक कैपिटल आर हो गई। एल, एल माने शंकु छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, तो पूरी तिर्यक ऊंचाई एल है, इतनी स्मॉल एल है, तो कैपिटल एल में स्मॉल एल घटा दो, ये वाली आ जाएगी। क्लियर हो गया होगा। अब आता है शंकु, संपूर्ण शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ आपको याद होगा, फार्मूला होता था पाई आर एल। तो पूरे शंकु के लिए कैपिटल आर और कैपिटल एल हमने पुट कर दिया। अभी क्या करना है, यहां से पाई निकाल देना है। कैपिटल आर को हम अपॉन में कर लेंगे इस तरफ, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर, ये कैपिटल आर बटे में ले लिया, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल बटे कैपिटल एल, ये बटे में ले लिया, बराबर 8/9। एक बार फिर समझो, आर यहां से इधर बटे में उतार लिया, एल बटे में उतार लिया, यहां बचा 8/9। अब स्मॉल आर बटे कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर बटे कैपिटल आर, ये कैंसिल हो जाएगा, आर आर, कैपिटल एल अपॉन कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इज इक्वल टू 8/9। समझिए बेटा, ये दोनों के बटे आ गए, यहाँ भी दोनों के बटे आ गए, एल और एल कैंसिल, आर और आर कैंसिल, 1। तो अब ये 1 पहले लिख लो, 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, 1 माइनस स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इज इक्वल टू 8/9। यहां पर आके सवाल जाएगा रुक, क्योंकि अब इसके बाद करें क्या, इसमें समरूपता लगेगी। अगर किसी ने त्रिभुज पढ़ा होगा तो उसे बात ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। इसे नाम दे दो त्रिभुज AOP और इसे नाम दे दो AMC। ये बताओ क्या AOP और AMC समरूप हैं? तो जवाब है हैं, क्योंकि दो कोण अगर बराबर हो तो कोण कोण समरूपता लग जाती है। ये कोण 90, ये कोण 90, एक कोण बराबर, और ये उभयनिष्ठ हो गया, तो समरूप तो हो ही गए। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये थ्योरम होती है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AOP और AMC में, AOP तथा त्रिभुज AMC में इनको समरूप कर दे रहे हैं। कैसे? एंगल A बराबर एंगल A, एंगल A दोनों में है यानी उभयनिष्ठ है, यहां लिख देंगे कॉमन, एंगल A तो कॉमन है। एंगल AOP बराबर AMC, बोथ आर 90 डिग्री। एंगल AOP बराबर AMC, यहां लिख देंगे बोथ आर 90 डिग्री, दोनों 90 अंश हैं। तो हम यहां कह सकते हैं हेंस ट्रायंगल AOP इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMC। ये समरूप हो गए। अच्छा, समरूपता में क्या होता है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, तो यहां हम ये लिखेंगे, देखो स्मॉल h अपॉन कैपिटल H, यहां लिख देना ये बात कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। स्मॉल h अपॉन कैपिटल H मतलब छोटे शंकु की ये वाली, इसकी भुजा स्मॉल h पूरी कैपिटल H, स्मॉल r बटे कैपिटल R, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, और यहां क्या होगा स्मॉल l बटे कैपिटल L। फिर से एक बार समझ लो, स्मॉल h बटे कैपिटल H, स्मॉल r बटे कैपिटल R, स्मॉल l बटे कैपिटल L। अब यहां से वैल्यू यहां लगा लो, सब कुछ h में कर लो, क्योंकि h में ही रेशियो पूछ रहे हैं वो। r बटे r को हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 में मान रखने पर। थोड़ा ध्यान से ये लाइन समझ लेना, यही मेन लाइन है। r बटे r को h बटे h लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। r बटे r को h बटे h लिख लिया। h में क्यों ले जा रहे हैं वो समझ जाओगे, क्योंकि हमें इसमें ही अनुपात निकालने को कहा गया है। 1 माइनस, अच्छा स्मॉल l बटे कैपिटल L को क्या लिखोगे? स्मॉल l बटे कैपिटल L को लिखोगे वही स्मॉल h बटे कैपिटल H। ठीक है, r बटे r को भी h में ले गए, l बटे l को भी, r बटे r को भी h में कर लिया, l बटे l को भी h में कर लिया। इससे फायदा ये हुआ कि यहाँ पर वर्गांतर बन गया। अभी देखोगे आप, a प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर बराबर 8/9। अब आप इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। माइनस इधर आएगा तो प्लस, या तो ये प्लस का है इधर आया तो माइनस का हो जाएगा, प्लस इधर आया माइनस और माइनस उधर गया तो प्लस, h स्क्वायर बटे कैपिटल H स्क्वायर। 9 एकम 9, 9 में से 8 गया 1/9, 9 एकम 9, 9 में से 8 गया 1/9।
एच स्क्वायर बटे कैपिटल एच स्क्वायर। अब वर्गमूल ले लो तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच, स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, इसे वर्गमूल लोगे तो 1/3 आएगा। 1/9 का वर्गमूल 1/3। अब हमें इन दोनों भागों में अनुपात निकालना है, तो यहां लिखेंगे अभीष्ट अनुपात। अभीष्ट अनुपात का मतलब जो निकालना है, तो अभीष्ट अनुपात क्या होगा? देखो ये पूरी कैपिटल एच है, कैपिटल एच में स्मॉल एच घटा दो तो ये होगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो हमें रेशियो चाहिए स्मॉल एच बटे कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। इन दोनों भागों में अनुपात चाहिए, स्मॉल एच बटे ये। अब एक काम यहां से कर लो, स्मॉल एच को आप कुछ मान लो, या तो स्मॉल एच की वैल्यू निकाल लो, ये उधर भेज दो 1/3h, ये उधर चला गया। स्मॉल एच को लिख दिया 1/3h, स्मॉल एच को क्या लिख दिया 1/3h। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, 3h में से h घटेगा तो 2h/3, h कैंसिल, 3 कैंसिल, तो अनुपात आ जाएगा 1/2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1:3।